गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने, उसी के आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? लास्ट में हमने जो देखा था राज्यसभा में नामांकन। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का संबोधन 15 अगस्त के अवसर पर जो राष्ट्रपति कहते हैं उस पर। तो राष्ट्रपति कौन है इस समय? आप लोग जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अपने संबोधन में इन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। एक तो ये जो दिवस था हमारा 15 अगस्त 79th स्वतंत्रता दिवस था हमारा। ये 15 अगस्त से काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कब मनाया आज़ाद हुए थे हम लोग। 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को हमारा विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा दिवस? विभाजन विभीषिका दिवस। ये अभी लेटेस्ट में घोषित किया गया है, तो याद रखेंगे। इसके साथ ही भारत ने क्या किया, हमने जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी को दे दिया गया। इस बात का भी जिक्र इनके संबोधन में है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये है क्या? सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को। सभी को से तात्पर्य क्या हुआ? चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। लिंग तो मेल और फीमेल ही कंसीडर होते हैं जनरली, लेकिन ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है। किसी भी रेस का हो, तो धर्म, जाति, लिंग, रेस से परे सभी लोगों को वयस्क मताधिकार दिया गया, सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है? मतलब इन सबको मिला हुआ है मत का अधिकार, वोट देने का अधिकार, लेकिन उनको इनमें से जो वयस्क हैं, जो वयस्क हैं, वयस्क का मतलब क्या होता है? जिन्होंने 18 साल की आयु पूरी की, 18 साल की आयु हो गई है, वो वयस्क हैं। तो इनमें से जो लोग वयस्क हैं उनको मताधिकार का अधिकार दिया गया। मताधिकार मतलब राइट टू वोट, कि जब हमारे देश में चुनाव होगा, किसका? लोकसभा का, विधानसभा का, या अर्बन लोकल बॉडी का, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो इन सब को वोट देने का अधिकार होगा बिना किसी भेदभाव के। ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका जिक्र किया। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात क्या रही कि जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के साथ ही हमने सभी को वयस्क मताधिकार दिया, इंक्लूडिंग फीमेल, मतलब महिलाओं को ही। खास बात ये है इसमें कि कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने अभी, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने 1920s में, 1920 के दशक में दिया। फ्रांस, अमेरिका, इन देशों ने चरणबद्ध तरीके से वोटिंग अधिकार दिए महिलाओं को, सबको एक साथ नहीं दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 20। प्रधानमंत्री का जो भाषण था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कहाँ से देते हैं? लाल किले की प्राचीर से। इसमें इन्होंने कुछ टारगेट्स सेट किए हैं जो बताया है, जैसे विकसित भारत का लक्ष्य रखा हुआ है। विकसित भारत कब तक पूरा करेंगे? 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। ये कौन सा वर्ष होगा? जब हम 100 साल के हो चुके होंगे, मतलब भारत 100 साल का होगा। उस समय तक हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। एक जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की, तो ये मिशन घोषित हुआ है, अभी लागू या चालू नहीं किया गया है, ये सब घोषणा हुई है।
कि हम ऐसा करेंगे। सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा। सुदर्शन चक्र मिशन, ये क्या है? सुदर्शन चक्र ये कवच है, सुरक्षा कवच है हमारा, सेफ्टी कवच, सुरक्षा कवच है। जैसे इसमें S-400 मिसाइल शामिल है और बाकी जो मिसाइल्स होंगी, जो सिस्टम है हमारा, वो पूरा इसमें शामिल किया जाएगा। इसी के नाम से घोषणा की गई है। प्लस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसकी घोषणा की। विकसित भारत रोजगार योजना, इसमें क्या है? रोजगार देने की बात कही गई है। किस पर केंद्रित है? रोजगार देने से, एम्प्लॉयमेंट देने से जुड़ी हुई योजना है। और लाभ किसको मिलेगा? या लाभार्थी कौन होगा इसका? जो पहली बार नौकरी पाएंगे, पहली बार नौकरी पाने वाले इसमें लाभार्थी होंगे। नौकरी यहाँ से सरकारी नौकरी की बात नहीं है, निजी क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की बात हो रही है यहाँ पर। और ये 2 साल तक काम करेगी। अवधि होगी 2 वर्ष। और प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? 15,000 रुपये मिलेगी। 15K मतलब 15,000 रुपये की राशि मिलेगी जो सीख रहा होगा, इसके तहत जिसको रोजगार मिलेगा। प्लस एक टारगेट हमने रखा है गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा का। गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा 2030 तक का टारगेट है हमारा 50%। 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा हम जनरेट करेंगे। कब तक? 2030 तक हमें पहुंचाना है, हमारा लक्ष्य है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। टारगेट लक्ष्य अचीव्ड। अच्छी बात इसमें और कब अचीव कर लिया? इसी वर्ष में। और ये हमारे लिए अच्छी बात क्या है इसमें? एक आपने सुना होगा INDC का नाम, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड मतलब होता है इच्छित, हमारी जितनी इच्छा है। नेशनली मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। डिटरमाइंड हमने जो सुनिश्चित किया है। और कंट्रीब्यूशन, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो हमारी स्वैच्छिक रूप से डिक्लेयर किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर हमने किया है। ये INDC में डिक्लेयर किया था। और INDC क्या है? ये भारत द्वारा घोषित टारगेट हैं। किसके अनुरूप? पेरिस समझौते के अनुरूप, पेरिस एग्रीमेंट के अनुरूप। कब का है पेरिस एग्रीमेंट? 2015 का। ये किससे जुड़ा हुआ है? UNFCCC से, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये लक्ष्य हमने रखा था INDC में 2030 तक, और हमने पहले प्राप्त कर लिया। तो ये भारत की अचीवमेंट है। और क्या टारगेट है? याद रखेंगे, सारे टारगेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब भारत 100 साल का हो जाएगा 2047 तक, तब तक हमारी जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसको 2 गुना करना है। सॉरी, 2 गुना नहीं, 10 गुना करना है। को 10 गुना का लक्ष्य रखा है। और स्पष्ट टारगेट जो रखा गया है 100 गीगावाट का, 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी रिसेंट में सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया है जिसका नाम है शांति बिल। यह आपने कल या परसों देखा होगा, और इसका अनुमोदन भी मिल गया है। शांति विधेयक, SHANTI, शांति एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा। ये किसके लिए है? परमाणु ऊर्जा के लिए। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड न्यूक्लियर ट्रांजिशन इनिशिएटिव शायद लास्ट में है।
तो शांति का फुल फॉर्म लोग देख लेंगे क्या है। इसमें 2 एक्ट को समाहित किया गया है। एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1961 का, और दूसरा है सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2010 का है। इन दोनों को इसमें समाहित कर लिया गया है शांति एक्ट में। और इसमें प्रावधान क्या है, मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात के लिए ओपन मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर जो निजी कंपनियां हैं अब चाहें तो वो नाभिकीय रिएक्टर लगा सकती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सकती हैं। प्लस इसमें लायबिलिटी कम कर दी गई है। लायबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। कब? जबकि कोई नुकसान हो जाए, न्यूक्लियर डैमेज न्यूक्लियर रिएक्टर में मान लीजिए कोई विस्फोट हो जाए, उससे जो दुर्घटना होगी, उससे जो डैमेज होगा उसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी, ये उत्तरदायित्व यहाँ लायबिलिटी से है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है, लायबिलिटी वाला है। ठीक है, लायबिलिटी को क्या कर दिया गया, सीलिंग कर दी गई है, इसकी एक सीमा फिक्स कर दी गई है। पहले क्या था, असीमित था, मतलब अब कर दिया गया कि 3000 करोड़ तक देना है तो देना है, बस 3000 से ऊपर नहीं देना है, 3000 करोड़ से। तो ये इसका पॉजिटिव पक्ष है, सॉरी निगेटिव पक्ष है। प्लस एक और मिशन की घोषणा की गई है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम से स्पष्ट है, डीप वाटर मतलब गहरे समुद्र में। एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण करना। खत्म, यही है इसका उद्देश्य, गहरे समुद्र में अन्वेषण। क्या अन्वेषण करेंगे, जो होगा गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में क्या होता है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये नाम याद रखेंगे, हर समय यही आता है, सब चीजें फिक्स हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आपके जो मेटल्स होती हैं, कॉपर है, ठीक है, निकिल है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, ये सब मेटल्स होती हैं जो हमें वहां से प्राप्त होते हैं। एक सिंपल सा एक शब्द है रेयर अर्थ एलिमेंट का, ये भी यहाँ मिलते हैं और ये हर जगह काम आते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री, लाइक डिफेंस है आपकी, रक्षा उद्योग है आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इस सब में इनका काम होता है। या सोलर है, ईवी है, ईवी सेक्टर जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इस सब जगह इनका जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था जीएसटी में सुधार की बात कही है, तो जीएसटी में सुधार करेंगे, इस सुधार को कहा जाएगा जीएसटी 2.0। मैं इसको यहीं पर कंप्लीट कर देता हूँ। जीएसटी 2.0 क्या किया इन लोगों ने सुधार में, जो स्लैब थे जीएसटी में, कितने स्लैब थे, एक स्लैब था 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, ये स्लैब थे। इसमें से 2 स्लैब रखे गए हैं केवल, 28% का ये हटा दिया गया है और 12% को हटा दिया गया है। इसी को जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। जीएसटी आप लोग जानते होंगे, तो एक तो ये हुआ, तो मतलब किसी भी जो वस्तु थी या सेवा थी उस पर 28% का टैक्स नहीं लगेगा, न 12 का लगेगा, अब लगेगा या तो 5% या तो 18%। एक दूसरा क्या किया था जीएसटी 2.0 में, जो उत्पाद पर लगने वाली टैक्स की दरें थी, उत्पादों को निम्न श्रेणी में सेट किया गया है।
निम्न श्रेणी की दरों में स्थानांतरित। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे उत्पाद रहे जिनमें 12% टैक्स लगता था, तब उनको 5% ले आया गया है, और जिन पर 28% लगता रहा होगा वो 18 में आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ, टैक्स की दरें कम हुई। इससे क्या हुआ, टैक्स क्या हुआ, कम हुआ। जब किसी वस्तु पर लगने वाला टैक्स कम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की कीमत में कमी आती है। वस्तु की कीमत में कमी आती है, और वस्तु की जब कीमत कम होती है तो लोगों को क्या लगेगा, भाई कीमत कम है मतलब सस्ता हो गया। और जब चीजें सस्ता होते हैं तो लोग खरीदते हैं। क्या होता है, खरीदते हैं। ज्यादा खरीदते हैं तो क्या होता है, परचेजिंग बढ़ती है। और जब किसी चीज की परचेजिंग बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो यही तो उद्देश्य से, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। और जब जीडीपी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ प्रोडक्शन में लोग काम ही तो करेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लोग आय बढ़ेगी तो लोग भी खरीदेंगे। ये है चक्र जो अर्थव्यवस्था में चलता है। तो ये हो गया जीएसटी 2.0। जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे यह क्या है, यह डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट। तो आप सीधे सरकार को देते हैं, नहीं देते हैं। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो रेस्टोरेंट वाले होटल को दे देते हैं टैक्स, वो आपकी तरफ से जमा करता है। तो ये कैसा टैक्स हुआ, अप्रत्यक्ष। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। फुल फॉर्म क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हो गया जीएसटी के रिफॉर्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मोदी जी का भाषण तो हो गया 20 नंबर पर। नेक्स्ट न्यूज है 21, कर्तव्य भवन का उद्घाटन। ये कर्तव्य भवन है कहाँ पर, आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग के लिए आ जाता है। उद्घाटन हुआ है कर्तव्य भवन का, तो है क्या ये, नई दिल्ली में। ये जो सेंट्रल विस्टा बना है उसी में एक बिल्डिंग बनी है, जिसमें जो सभी मंत्रालय और विभाग होंगे उसी में, संघ के मतलब केंद्र सरकार के, वहीं पर उद्घाटन इसका किया गया है। तो कर्तव्य भवन कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट है एयरबस C295। ये क्या है, भारत को मिल गया है क्या ये एयरबस C295। ये एक विमान है एयरबस कंपनी का, 16वां विमान भारत को मिला है। ये 16वां विमान है, और निर्मित कौन किसने किया है, स्पेन द्वारा बनाया गया है। काम क्या करेगा ये, मतलब ये विमान है तो कौन सी कैटेगरी का विमान है, विमान की कैटेगरी होती है बहुत सारी, तो ये परिवहन विमान है। देखिए जो विमान होता है इंग्लिश में बोलते हैं एयरक्राफ्ट। एक होता है फाइटर एयरक्राफ्ट, जो लड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं लड़ाकू विमान। इसमें क्या होगा, इसमें मिसाइल्स लगी होती हैं, इसमें गन्स होती हैं। और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट, जो ये वाला है। ये क्या करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक होते हैं, इनको लाने ले जाने का काम, सैनिकों का जो साजो सामान होता है वो सब ले जाना, खाने पीने की सामग्री, ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इसके अलग और विमान होते हैं जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो यात्रियों को लाते हैं और ले जाते हैं, जो हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और बैठकर चले जाते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट के टाइप्स हो गए। तो हमको 16वां विमान प्राप्त हो गया है। बाकी जो बचे हुए विमान हैं और भी, वो
रेस्ट विमानों का निर्माण भारत करेगा। शेष विमानों का निर्माण भारत में। किसी भी चीज का निर्माण जब भारत में होता है, जैसे एसी का होगा, तो उसके हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। अच्छा, करेगा कौन? तो इसका निर्माण करेगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ये कहाँ है? गुजरात में। फायदा क्या होगा जब इसका निर्माण भारत में होगा? इससे फायदा होगा, भारत में रोजगार निर्माण होगा, क्योंकि लोग तो काम करेंगे ना जब ये विमान बनेगा, तो रोजगार सृजन या रोजगार निर्माण या लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम मिलेगी, इनकम बढ़ेगी तो ये जीडीपी, इनकम से जीडीपी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फायदा। तो आर्थिक पक्ष हमेशा यही होता है, ले देके आपको हर स्टोरी घुमा के यही ले जानी है। तो जहां एक बिंदु होगा वहां 5 बिंदु तो आप स्वतः लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निसार उपग्रह का प्रक्षेपण। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। निसार उपग्रह है क्या? NISAR, it means N for NASA, I for ISRO, अब बचा S, S for synthetic, A for aperture, synthetic aperture radar, ये है फुल फॉर्म। इससे 2-3 बातें आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी। एक तो बात ये कि यह नासा किसकी एजेंसी है? स्पेस एजेंसी अमेरिका की, और इसरो किसकी है? भारत की। तो यूएसए और इंडिया का संयुक्त उपक्रम है, का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। उपक्रम या प्रोजेक्ट, संयुक्त उपक्रम है। इतनी बात तो ये चली गई। इसमें रडार कौन सा लगा हुआ है? सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। रडार क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता चलेगा। रडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार आप लोग जानते होंगे क्या होता है। रडार का काम होता है, 2 काम होते हैं। एक तो डिटेक्ट करना, यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से ले लेते हैं। किसी चीज को क्या करेगा? डिटेक्ट करना। एक दूसरा डिटेक्ट करने के बाद रेंजिंग का मतलब क्या होता है? रेंज का पता लगाना। रेंज क्या होती है? दूरी, तो दूरी का पता लगाना। तो 2 काम तो इससे ही हो गए। जब किसी चीज की दूरी का पता चल ही जाएगा तो दूरी के साथ दिशा का भी पता हम लगा ही सकते हैं, कि जिस तरफ से सिग्नल वापस आ रहा है तो उसका पता चल जाएगा। जब दूरी पता चल गई, दिशा पता चल गया, तो हम उसकी स्पीड भी पता कर सकते हैं। कैसे? कि रेडियो वेव्स की स्पीड कितनी होती है और आने और जाने में कितना समय लगा, उसका डिफरेंस ज्ञात करके हम स्पीड निकाल लेते हैं। और इन सब में एक क्वेश्चन आता है, कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? रडार में किस प्रकार की तरंगें इस्तेमाल की जाती हैं? तो इसका जवाब इसके फुल फॉर्म में ही है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोनों का संयुक्त उपक्रम है। इसको जो स्थापित किया गया है, SSPO ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। ये क्या होती है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है।
और ये जो रडार है, डुअल बैंड रडार है, इसमें इस्तेमाल जो किया गया है। कौन सा रडार है? डुअल बैंड रडार। मतलब डुअल बैंड से मतलब BAND, डुअल बैंड। इसमें 2 बैंड के रडार यूज किए गए हैं, एल बैंड का और एस बैंड का। एल बैंड और एस बैंड, ये इसकी खास बात है। और ये काम क्या करेगा? बेसिकली यह एक सैटेलाइट है जिसका काम है पृथ्वी का अवलोकन करना। तो पृथ्वी का अवलोकन मतलब भू अवलोकन उपग्रह। अवलोकन मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, भू अवलोकन उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंग्लिश में। अब तो भू अवलोकन करेगा तो क्या क्या देख सकता है? पृथ्वी को देखेगा, पृथ्वी में पृथ्वी के चित्र मिलेंगे आपको। उन चित्रों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कहीं पर गड्ढा था, गड्ढा बढ़ा, घटा, पर्वत कहीं पर था, पर्वत छोटा हुआ, बड़ा हुआ, झील छोटी थी, बड़ी हुई, फटने वाली है, तो इसका अनुमान लगेगा। कहीं पर भूकंप आया है तो उसका कितना प्रभाव पड़ा। अब इतनी जानकारी है तो हम शहरी नियोजन भी कर सकते हैं कि कहाँ पर घर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम हैं, कहाँ पर नहीं हैं। तो ये सारे इसके लाभ होंगे। और इन सब में जो और भी एक ज़रूरी बात क्या है, चूँकि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार है, तो ये दिन-रात में भी काम कर सकता है। कभी भी काम करेगा, दिन में और रात में। दिन-रात कार्य कर सकता है और चाहे बादल हों, तब भी काम कर सकता है। बादल में भी काम कर सकता है। बादल में भी काम मतलब बादल की उपस्थिति में भी काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो 2 स्टील्थ फ्रिगेट हैं। नौसेना में शामिल किए गए हैं। नाम क्या है? INS उदयगिरी, इंडियन नेवल शिप उदयगिरी और हिमगिरी। निर्माण किसने किया है और कहाँ पर शामिल किया गया है, ये हमें याद रखना। जो उदयगिरी है उसका निर्माण हुआ है मझगांव में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। माझा गांव मत पढ़िएगा, मझगांव पढ़िएगा। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। यहाँ बना हो। और INS जो हिमगिरी बनाया गया है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। GRSE लिमिटेड, कोलकाता। मैचिंग के लिए आता है तो याद रखेंगे। ये डिफेंस सेक्टर की PSU है। डिफेंस PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी कंपनी। मतलब उसका फिर क्या हुआ और ज़्यादा स्पष्ट? मतलब इसमें सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। फुल फॉर्म गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग। कंटिन्यूसली मैं लिख ही रहा हूँ इसका फुल फॉर्म। हर बार तो आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए, कम से कम ये क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ये कलकत्ता में है और इन दोनों का जो निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, तो बताएंगे फ्रिगेट के निर्माण से संबंधित है। चूंकि ये सब होते हैं तो इसमें जैसे मिसाइल्स भी तैनात की जाती हैं, जो ये फ्रिगेट्स होते हैं तो रक्षा का काम बेसिकली करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं।
नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। कोई भी मिसाइल है तो भारत में मिसाइल कौन बनाएगा? एक संस्था है जो मिसाइल बनाने का काम करती है, उसने ही बनाया है, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्रलय मिसाइल कौन सी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल। ये कौन सी मिसाइल होती हैं? जिनकी गति 1 से 5 मैक के बीच होती है। प्रलय मिसाइल मारक क्षमता या रेंज कितनी है, कहां तक मार सकती है? तो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को मार गिराने में सक्षम है प्रलय मिसाइल। अभी मिसाइल क्या होता है, एक बेसिक आइडिया आपको मिसाइल का होना चाहिए। जैसे लगभग यही शेप होता है मिसाइल का, और ये जो आगे का पोर्शन हमने बनाया है, यहाँ पर होता है हथियार। यहाँ वेपन होता है, वेपन रखा होता है। अब इसमें चाहे आप कन्वेंशनल वेपन भर दीजिए, मतलब पारंपरिक वेपन, कन्वेंशनल, जैसे गोला बम बारूद जो भरना है वो भर दीजिए, या न्यूक्लियर वारहेड भर दीजिए। मतलब परमाणु बम ये होता है। और ये मिसाइल ये क्या है? मिसाइल का एक प्रारूप है, टेम्पलेट है। तो मिसाइल का काम क्या होता है? मिसाइल एक डिलीवरी वेपन होता है। एक डिलीवरी वेपन क्या, डिलीवरी सिस्टम है, वेपन नहीं है, सिस्टम है। डिलीवरी सिस्टम से तात्पर्य क्या है? डिलीवरी बॉय आपने सुना होगा, जैसे कि स्विगी का है, जोमेटो का है, तो ये क्या करते हैं? आपके घर में डिलीवरी करने आते हैं। तो वैसे ही ये डिलीवरी करता है किसकी? इन्हीं हथियारों की, वेपन्स की। कहाँ डिलीवरी करेगा? जहां पर टारगेट है, टारगेट पर डिलीवरी करता है। और जैसे टारगेट पर पहुंचेगा आपका वेपन फट जाएगा, मिसाइल का लक्ष्य पूरा। तो मिसाइल का काम क्या है? आपके हथियार को ले जाकर उस स्थान पर छोड़ना जहां पर आप उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गई प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट है अग्नि 5। ये भी मिसाइल है, अग्नि 5 भी। मारक क्षमता देखो, बनाएगा कौन? निर्माण फिर वंस अगेन DRDO ही करेगा। मारक क्षमता रेंज कितनी है? 5, ये लिखा हुआ ना, 5 मतलब 5000 किलोमीटर। अग्नि के जो भी वर्जन है, अग्नि 1 2 3 4 5, सब में 1 का 1000, 2 का 2000, 3 का 3000 और 4 का 4000, 5 का 5000 किलोमीटर रेंज होती है। ये मिसाइल जितनी भी अग्नि की मिसाइल हैं, ये कौन से प्रकार की हैं? S-2S मिसाइल हैं। मतलब सरफेस टू सरफेस। मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये हुई कि सरफेस भूमि से छोड़ी जाएंगी, ये लैंड है, यहाँ से मिसाइल जाएगी, यहाँ टारगेट है तो इसी को हिट करेगी। ये यहाँ से इसको हिट करेगी जो सरफेस पे टारगेट होगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज कोई जा रहा हो, ऐसे उसको हिट करें, ये संभव नहीं होता। तो ये वाली मिसाइल होती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जो हेलीकॉप्टर को टारगेट करती हैं, एयर में जो टारगेट्स होते हैं उनको टारगेट करती हैं, वो कहलाती हैं सरफेस से एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल। प्लस जो अग्नि 5 मिसाइल हैं, सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि रेंज की जितनी भी हैं।
और जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनका जो पथ होता है परवलयाकार होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक, परवलयाकार। शेप पूछा जाता है, इंग्लिश में हो जाएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप क्या होता है? शेप से तात्पर्य है कि जहां से मिसाइल लॉन्च की गई और जहां पर हिट किया उसका जो पथ है वो कैसा होता है, इसका पथ कैसा होता है, ये हमने जो दिखाया आपको ये। नेक्स्ट जैसे यहाँ बना देते हैं, यहाँ से मिसाइल छोड़ी गई तो ये ऐसे हिट करती है। ये जो शेप बना ये जो पथ है ये है पैराबोलिक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पैराबोलिक या परवलयाकार पथ होता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। एक मिसाइल और होती है जिसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल क्या होती है कि वो पृथ्वी की सतह के नजदीक चलती है, पृथ्वी की सतह के नजदीक ट्रेवल करती हैं। एक बात। दूसरा, एक रेखा में ट्रेवल करती हैं, सीधी रेखा में। चूंकि पृथ्वी के नजदीक ट्रेवल करती हैं इसलिए रडार पकड़ नहीं पाते हैं, तो रडार से सेफ होती है और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये इनके लक्षण होते हैं। तो जो क्रूज मिसाइल होती है, अगर इसको सरफेस हम मान लें, ये सरफेस है, तो क्रूज मिसाइल जो होगी वो ऐसे ही ट्रेवल करेगी, सीधे सीधे जाएगी पैरेलल। तो इसका पथ जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट 26 हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा 27। नेक्स्ट है वायु हथियार प्रणाली, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। एकीकृत वायु हथियार प्रणाली का परीक्षण रहा सफल। ये क्या है? विकसित किया गया है डीआरडीओ द्वारा। इंटीग्रेटेड डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम या प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो ये कई चीजों को जोड़कर बनाया गया सिस्टम है, जैसे कि ये लिखा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब वायु से आने वाले किसी टारगेट को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मिसाइलें शामिल की गई हैं? एक तो है क्यूआर सैम मिसाइल, क्विक रिएक्शन, क्यूआर फॉर क्विक रिएक्शन, सैम हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसमें शामिल है। और एक है VSHORADS, फुल फॉर्म पूछा गया क्यूआर सैम का भी और इसका भी पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म लास्ट शुरू करते हैं, वी और वी फॉर हो जाएगा वेरी, SHOR ये हो जाएगा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रेंज,
SHO for short, R for range, very short range. Next is air defense system. मिसाइल मतलब बहुत कम रेंज की मिसाइल है। वेरी शॉर्ट रेंज मतलब इसकी मारक क्षमता काफी कम है, कम दूरी की मिसाइल है। और इसमें क्या शामिल किया गया है? DEW। ये क्या होता है? दिस इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। डायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ? निर्देशित। एनर्जी वेपन मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। तो होता क्या है कि इसका जो वेपन सिस्टम होता है, ये कहीं पर मान लीजिए पृथ्वी पर रखा हुआ है वेपन, इसको DEW बोलते हैं। अभी टेस्टिंग की गई है हाल ही में। और हवा में मान लीजिए कोई एरोप्लेन है जो आ रहा है, इसको आप लोग एरोप्लेन मान लीजिए क्योंकि अब बन तो रहा नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से लेज़र बीम निकलती है और सीधा हिट करेगी इसको, और जैसे ही हिट करेगी इसको, ये गर्म होके जल जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हुआ, लेज़र बीम इसमें काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। तो कुल मिलाकर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है उसमें QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ड्यू, इन 3 चीजों को शामिल करके बनाया गया है। मतलब ये तीनों आपस में समन्वित होकर, इंटीग्रेट होकर काम करती हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं। नेक्स्ट क्या है? भारत फ्रांस डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त रूप से शुरू कर किया है। डीप ओशन अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी, डीप सी वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो मोदी जी ने डिक्लेयर घोषित किया है वहां पर 15 अगस्त के अवसर पर, सेम है ये भी। बट डीप सी ओशन का मतलब वही है, फिर से समुद्र के अंदर जाना, समुद्र के अंदर, समुद्र की तली तक जाना। और सबका उद्देश्य वही है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह, वही लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो यात्री होंगे दोनों भारत और फ्रांस से होंगे, तो जो यात्री होंगे इनको बोला जाता है, ये यात्री जो जाएंगे इसमें एक्वानाट कहेंगे। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, जैसे कि जो स्पेस में जाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो जो पानी में जाएंगे, जल में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, वो हो जाएंगे एक्वानट्स। तो यहाँ पर 2 भारतीय जाएंगे जिनको फाइनलाइज किया गया है। एक तो राजू है, राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह। ये दोनों लोग जाएंगे। इसमें होगा क्या, कितनी गहराई तक जाएंगे? समुद्र की तली लगभग 5-6 हजार किलोमीटर, 5-6 हजार मीटर तक गहरी होती है। तो 5,000 मीटर का टारगेट है। तो हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, भारत और फ्रांस। भारत के लिए जरूरी क्यों है, हमें इसमें क्यों पार्टिसिपेट करना है? क्योंकि हम अपना भी एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। ये हमारा खुद का मिशन है, अकेले कर रहे हैं हम लोग। सेम इसमें भी हमें कहाँ जाना है? सी फ्लोर तक जाना है या समुद्र की तली तक जाना है। और कैसे जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, पनडुब्बी चाहिए होगी एक।
उसका नाम हमने रखा है मत्स्य 6000। 6000 इन नथिंग बट अ किलोमीटर। उतनी गहराई तक हम जाएंगे। जाएंगे तो R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं, क्या है उपलब्ध, क्या नहीं है, यही सब चीज़ें जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम। ये सरकार ने पारित किया है अभी। तो इसमें मुख्य प्रावधान क्या किए गए हैं? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। पर्पज है खेल प्रशासन को, खेल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुधार करना। पारदर्शिता लाई जाए इसमें और जवाबदेह बनाया जाए। क्यों? ताकि हमारे पास विश्व स्तरीय ढांचा, खेल का ढांचा हो। तो इसमें जो प्रावधान है वो कौन कौन से प्रावधान हैं? एक तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। देखिए, किसी भी क्षेत्र को जब रेगुलेट करना हो, कोई भी सेक्टर आप बनाएंगे, चाहे किसी भी सेक्टर को बिल लेकर सरकार बिल लाती है, कोई कानून लाती है, तो उस सेक्टर को जब भी रेगुलेट करना होगा तो उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, एक संगठन बनाया जाएगा। उसका नाम कुछ भी रखा जाए, XYZ, लेकिन उसका उद्देश्य होगा उस क्षेत्र को रेगुलेट करना। जैसे यहाँ पर इसका नाम रखा गया है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है। अब जब भी कोई बोर्ड या कमीशन, कोई संगठन बनेगा तो उसमें एक अध्यक्ष होगा प्लस कुछ सदस्य होंगे। सामान्य सी बात है। फिर अगली बात आएगी कि उसको नियुक्ति कौन करेगा? इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। क्योंकि ये सब स्पोर्ट्स वाला जो सेंट्रल स्तर पर है वही देख रहे हैं, क्योंकि सारे जो भारत का रेगुलेट करना है इनको। और क्या काम करेगा ये स्पोर्ट्स बोर्ड? इसका काम होगा जो खेल के जो महासंघ बने हुए हैं, स्पोर्ट्स के फेडरेशन, उनकी निगरानी करना। खेल महासंघों की निगरानी। जैसे कुश्ती के लिए बना हुआ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्रिकेट का BCCI है, चेस का बना हुआ है। तो हर सेक्टर, इन सब जो महासंघ है उनकी निगरानी करेगा और इन खेल महासंघों को, इनको मान्यता देना या रद्द करना इनकी मान्यता। तो अब क्या होगा, इन सभी खेल संघों को सदस्यता लेनी होगी या मान्यता लेनी होगी इसकी। किससे? नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से। और ये जो संगठन है इन सबको RTI के दायरे में लाया जाएगा। सारे जो स्पोर्ट्स फेडरेशन बॉडी है उनको RTI के दायरे में लाया जाएगा। एक और है इसमें, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जब भी किसी सेक्टर में बनाया जाएगा तो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है ताकि उसका जो आदेश हैं, उसको जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आसानी से रिड्रेसल किया जा सके। यहाँ पर ट्रिब्यूनल है, जब भी कोई ट्रिब्यूनल बनता है तो उसके दो तरह के मेंबर होते हैं उसमें। एक होते हैं जुडिशियल मेंबर, जिसे बोलते हैं न्यायिक सदस्य, और दूसरा होता है एक्सपर्ट, संबंधित क्षेत्र का एक्सपर्ट होगा। तो इस दो तरह के मेंबर होंगे ट्रिब्यूनल में। हर ट्रिब्यूनल कोई भी होती है, जैसे कि ये वाला है तो इसमें भी, ये स्पोर्ट्स का ट्रिब्यूनल है तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के विशेषज्ञ होंगे। तो काम क्या होगा इसका? विवादों को निपटारा करना।
जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए या जो महासंघ हैं उनका कोई डिस्प्यूट है या कोई एथलीट है, इसको लेकर कोई समस्या है, तो वो यहाँ जाकर अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। और इसके बाद अपील कहाँ होगी? अपील होगी सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हो गया नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के बारे में। नेक्स्ट है गोवा में चुनाव हुए हैं। गोवा में चुनाव हुआ है, एक सीट के लिए आरक्षित की गई चुनाव। क्या वहां पर कुल सीटें कितनी हैं गोवा में? कुल सीटें हैं 40। इसमें से एक सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है, एसटी समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में स्मारक। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, इसको ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त। दलों को पंजीकरण से हटाया गया, रजिस्टर्ड सूची से हटाया गया। कितने दलों को हटाया गया? 334 दलों को। रजिस्टर्ड वाली सूची से हटाया गया। तो यहाँ पर दो एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट जिसको बोलते हैं। एक है आरपी एक्ट 1950 और दूसरा एक्ट है आरपी एक्ट 1951। ये 1951 का एक्ट है जो जुड़ा हुआ है दलों से। इसका सेक्शन 29A जुड़ा हुआ है दलों के मान्यता से। तो इसमें दलों जो होते हैं, तीन तरह के जो दल हैं वो मान्यता इन्होंने दी गई है इसके अंतर्गत। एक होते हैं राष्ट्रीय दल जिनकी संख्या है 6, प्लस दूसरे हैं राज्य स्तरीय दल। राज्य दल राज्य स्तरीय कर लीजिए आप लोग, इनकी संख्या है 67। काउंटिंग आपको नहीं याद रखनी है, हमें जाना है RUPP पर, जिनको रद्द किया गया है। ये कौन से दल हैं? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसमें से 334 दलों को हटाया गया है। 334 दलों को हटाया गया है। जैसे राष्ट्रीय दल जो है कितने हैं? 6। तो इनके नाम अगर आपको पते हैं तो अच्छी बात है, जैसे कि एक तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है। BSP, CPI, NPP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये
6 हो गई आपकी जो राष्ट्रीय दल है वो। नेक्स्ट चलते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन। संयुक्त कमांडर सम्मेलन तीनों सेनाओं का। 3 सेनाएं आप लोग जानते हैं, जल, थल, वायु। तो इनका सम्मेलन हुआ है। हो सकता है पूछा जाए वेन्यू कहाँ था, कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो वेन्यू था कोलकाता। कोलकाता में विजय दुर्ग है, ये अभी नाम बदला गया है, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ है। पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर यहीं पर। ईस्टर्न कमांड जो हमारी है उसका मुख्यालय है, पूर्वी कमान का मुख्यालय है यहीं पर, तो यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट है SSLV का वाणिज्यिक उत्पादन। ये SSLV का वाणिज्यिक उत्पादन कौन करेगा? HAL करेगा। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। सैटेलाइट को लॉन्च करना। और कौन करेगा इसका उत्पादन? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। SSLV ये बनाया किसने है? इसरो ने बनाया हुआ है। तो इसरो ने इसको टेंडर दिया है कि भाई इसका निर्माण करिए। तो यूज कहाँ होता है? यूज हम आपको बता चुके हैं, छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करने में। नाम ही लिखा हुआ है इसके, क्या लिखा हुआ है? स्मॉल सैटेलाइट। तो नाम से ही याद रखिए, छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। कितने छोटे? 500 किलोग्राम के वजनी हो और 500 किलोमीटर की ऑर्बिट हो। ये लियो होती है, लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है, तो वहां तक ये काम करेगा। नेक्स्ट, नए नौसैनिक केंद्र का उद्घाटन। नौसैनिक केंद्र का उद्घाटन। नया नौसैनिक केंद्र कहाँ बनाया गया है? आप लोग जानते हैं कहाँ बना है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। तो वहीं पर एक टेक्नोलॉजी हब होगा वहां पर जो बनाया गया है। नौसेना का टेक्नोलॉजी हब, नौसेना का ये नया केंद्र होगा। नेक्स्ट, है NIRF की रैंकिंग। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन जारी करता है? जारी करता है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन। किसके लिए या क्यों? तो जारी करता है उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग के लिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग, ताकि लोगों को पता चल सके कौन सी संस्था बेहतर काम कर रही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग। रैंकिंग ये कैटेगरी में जारी करते हैं। रैंकिंग अलग अलग कैटेगरी भी है, ओवरऑल कैटेगरी भी है, तो कई कैटेगरी में जारी करते हैं। हम यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी में देखेंगे। ओवरऑल कैटेगरी मतलब संपूर्ण कैटेगरी में पहला स्थान किसका रहा? ये 2025 की रैंकिंग हम लोग देख रहे हैं। पहला स्थान रहा आईआईटी मद्रास का। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एससी फॉर साइंस। ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। तीसरा आईआईटी बॉम्बे का स्थान रहा। चौथा आईआईटी दिल्ली का। तो ये ओवरऑल कैटेगरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट है तेजस मार्क 1A के लिए समझौता। तेजस मार्क 1A आप जानते हैं क्या है? ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, हिंदी में लड़ाकू विमान है, जिसका निर्माण कौन कर रहा है? एचएल कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो इन्हीं को खरीदने के लिए समझौता हुआ है। कितने? 97 तेजस के लिए। इतने खरीदने का समझौता हुआ है। यहाँ पर एचएल जैसे एक तो तेजस का निर्माण कर ही रहा है, तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और निर्माण करने पर बात हो रही है, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन का होगा, एडवांस्ड कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जिसको बनाने की बात चल रही है। तो ये 97 तेजस का समझौता हुआ है। कौन किसके साथ में? स्वाभाविक सी बात है, रक्षा मंत्रालय के साथ में समझौता हुआ है एचएल का। और यहाँ एक और बात याद रखेंगे, तेजस या AMCA इन सब के लिए इंजन चाहिए होता है, लेकिन इंजन हमारे पास नहीं है। इंजन हम कहाँ से खरीद रहे हैं? जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है अमेरिका की, वहां से खरीदते हैं। इसीलिए आपूर्ति भी डिले हो गई है इसकी। तो हमें इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। ये क्या है? इसका सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, ज्ञान भारतम मिशन का। लेकिन इसका पर्पज क्या है? प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करना। डिजिटाइज करना। अब ये पांडुलिपियां चाहे मठ में हो या मंदिर में हो या म्यूजियम में हो, जहां कहीं रखी हैं, इनको स्कैन करवाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। नई पीढ़ी कौन सी? जो लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी
तक पहुंचाया जा सके, इसका उद्देश्य होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब इस डिजिटाइज किया जाएगा तो इसका मतलब क्या, हम इनको संरक्षित भी कर रहे हैं, तो संरक्षण भी हो जाएगा और संरक्षण से नई पीढ़ी तक पहुंच भी जाएगा। इस स्कीम की घोषणा भी, ये है योजना, इसकी घोषणा इसी वाले बजट में की गई थी, 2025 और 26 का जो बजट आया था उसमें घोषित किया गया था। नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। अभी हमने समुद्रयान मिशन देखा, जिसमें समुद्र के अंदर हमें जाना था, गहराई में, समुद्र की गहराई में जाकर हम पता करेंगे या अन्वेषण करेंगे। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान, प्रदक्षिणा मतलब होता है चारों ओर, तो समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण करना। मार्ग से विश्व भ्रमण, इसके लिए हमें यान चाहिए होगा। किस यान का प्रयोग करेंगे, उसका नाम रखा गया है IASV त्रिवेणी। इसी पर सवार होकर पूरे समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करेंगे। IASV मतलब इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल। इंडियन आर्मी का वेसल है ये। वेसल का मतलब होता है पात्र या यान। तो इसमें यात्री जाएंगे, यात्रियों में यहाँ पर महिला यात्री हैं, 10 महिला अधिकारी आर्मी से होंगी, वो इस पर ट्रेवल करेंगी और पूरे विश्व का भ्रमण करेंगी। और ये महिला जो अधिकारियां होंगी, ये तीनों सेनाओं से होंगी। तो ये शुरुआत कहाँ से होगी, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई से इसकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट, इससे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि नाविक सागर परिक्रमा भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो वो भी यही अभियान था, समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण का। नेक्स्ट है मिग विमान। तो एयरफोर्स में जो विमान थे मिग 21, इनको विदा कर दिया गया है, मिग 21, मतलब अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमें खास बात क्या है, ये हमने रसिया से खरीदे थे, मिग 21 हो या सुखोई 30 है, सुखोई 30 MKI, ये सब रसिया से खरीदे थे 1963 में। क्योंकि चीन का वार हुआ था 62 में, तो काफ़ी पोजीशन हमारी डाउन थी, तो उसके बाद हमने मिग 21 रूस से खरीदा था। ये सारे जो विमान थे सुपरसोनिक फाइटर जेट थे। सुपरसोनिक फाइटर जेट विमान। नेक्स्ट, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मैचिंग का, कि कौन से विमानों का भी विदाई दी गई है एयरफोर्स से, तो मिग 21 खरीदा के कहाँ से था पूछ सकते हैं, तो रसिया से खरीदा था। और कौन सा विमान है, फाइटर जेट है, सुपरसोनिक वाले। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम मिसाइल। अभी हमने अग्नि मिसाइल पढ़ी थी, अग्नि 5, ये कौन सी है, अग्नि प्राइम। खास बात क्या है अग्नि प्राइम मिसाइल की, तो इसका परीक्षण रहा सफल, इसको लॉन्च किया गया रेल आधारित प्लेटफॉर्म से। मतलब एक प्लेटफॉर्म जहां से इसको लॉन्च करना था, वो रेलवे के ऊपर, जो रेल के डब्बे होते हैं, जो पटरियां होती है, उसके ऊपर रखकर
लॉन्च किया गया मूविंग ट्रेन पर। ट्रेन मूविंग मुझे डाउट है, लेकिन रेल का जो पटरियां होती हैं, ये मान लीजिए कि पटरी है, तो इसी पर उसको रखा गया जो प्लेटफॉर्म है, तो कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि रेलवे पटरी तो पूरे भारत में फैली हुई है, तो इस प्लेटफॉर्म को कहीं भी ले जा सकते हैं, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, और उस पर हम अग्नि प्राइम मिसाइल को रखकर लॉन्च कर सकते हैं। ये इसका फायदा है हमारा। इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता को बोलते हैं रेंज, कहाँ तक है? 2000 तक। मतलब अग्नि प्राइम इज इक्वल टू अग्नि 2 मिसाइल, लेकिन हम उसको रेलवे के किसी भी रेलवे बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। प्लस इस मिसाइल की एक खास बात क्या है? कनेस्टराइज्ड मिसाइल है। मतलब ये कि खराब नहीं होती, इसमें जब प्रोडक्ट रखा हुआ है तो कभी भी यूज कर सकते हैं। तो कहाँ तक हम लोग पहुंच गए? नेक्स्ट है 42। नेक्स्ट क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026। जारी कौन करता है? नाम ही लिखा हुआ है इसमें, जारी करता है THE, टाइम्स हायर एजुकेशन, एक संस्था है ये। टाइम्स हायर एजुकेशन, यह संस्था है ब्रिटिश बेस्ड या लंदन बेस्ड एक संस्था है। इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके लिए जारी किया जाता है? नाम से ही लिखा हुआ है। जैसे हमने अभी देखा था NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, किसके लिए था? हायर एजुकेशन के लिए। ये भी किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन से तात्पर्य ग्रेजुएशन एंड अबव, 12th के बाद स्टार्ट होती है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन संस्थाओं के लिए जारी की जाती है। हायर एजुकेशन संस्थाओं के लिए, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। तो कुल संस्थान जो इसमें शामिल किए गए थे, जिनकी रैंकिंग दी गई, वो कितने हैं? याद तो नहीं करना है आपको, एक हमें आइडिया हो कि कितने रैंकिंग दी गई और किसमें किसको कौन सा स्थान मिला। तो इस इतने में से सबसे ज्यादा संस्थान किसके थे? सबसे ज्यादा संस्थानों वाले देश। तो सबसे पहली रैंकिंग अमेरिका की, दूसरी रैंकिंग है हमारी भारत की, तीसरी रैंकिंग है जापान की, और चौथा है तुर्की या तुर्कीये। अमेरिका के 171 संस्थान इसमें शामिल थे और भारत के 128। अब भारत के बेस्ट संस्थान कौन से थे इसमें? भारत के बेस्ट संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। ये बेस्ट रहा। रैंकिंग थी 201 से 250 के बीच में, ग्रुप में रैंकिंग होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर था सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। और विश्व की शीर्ष संस्थाएं अगर हम देखें, एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं तो एजुकेशन के संदर्भ में है, ऐसा नहीं कि सब कुछ शामिल कर लेना है इसमें।
तो विश्व की जो शीर्ष संस्थाएं थी, उस शीर्ष संस्थाएं की जो रैंकिंग है, पहला नंबर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ये कहाँ की है? हाँ, ब्रिटेन की। दूसरी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, अमेरिका। और थर्ड नंबर पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। ये शीर्ष रैंकिंग वाली संस्थाएं थी। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष पूरे, उसी लिए न्यूज में है। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1926 में। किसकी अनुशंसा पर? पहले तो एक अधिनियम था जिसके आधार पर किया गया था। कौन सा? भारत शासन अधिनियम जो आया था 1919 का। और इस अधिनियम के बाद एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था ली आयोग। इसकी अनुशंसा पर गठित किया गया था, ली आयोग की अनुशंसा पर, 1926 में। फिर इसका नाम बदलकर किया गया 1937 में, नाम रखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हम आजाद हुए और हमारा संविधान लागू हुआ, तब इसका नाम रखा गया UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो काम क्या करवाता है ये? जो आपका एग्जाम है सिविल सर्विस का एग्जाम, ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एग्जाम करवाता है। और इसका अगर हम गठन की बात करते हैं राइट नाउ, तो उसके गठन का प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 315 में। और UPSC में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। और इन दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है इन दोनों को। नेक्स्ट क्या है? एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS आंद्रोथ। तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, इससे क्या होगा? हमारी समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। निर्माण किया है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कहाँ है? अब तो याद हो गया होगा, फिर भी कोलकाता। कहाँ पर इसको शामिल किया गया? कमीशनिंग कहाँ की गई? क्योंकि कभी कभी आपसे PT में लोकेशन पूछ लेते हैं। तो कमीशनिंग हुई है विशाखापट्टनम में।
कभी कभी पूछते हैं निम्न में से किसको अभी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ICGS, इंडियन कोस्टल गार्ड शिप अक्षर, इसको भी शामिल किया गया है तटरक्षक बल में। तो ये क्या है? पेट्रोलिंग वेसल है। पेट्रोलिंग वेसल क्या होता है? जो पेट्रोलिंग का काम करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब जो घूमते रहते हैं, जो हमारी तटीय सीमा है, जैसे ये है, तो यहाँ पर ये लोग गश्त लगाते रहते हैं। तो पेट्रोलिंग का हिंदी होता है गश्त। तो गश्त करने के लिए है, ताकि इससे हमारी क्या होती है? सुरक्षा बढ़ती है। निर्माण किसने किया है? नाम में ही लिखा हुआ गश्ती वाहन है, गश्ती व्हीकल है। निर्माण हुआ गोवा शिपयार्ड ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित। ये अदम्य श्रेणी का है। इसके अदम्य श्रेणी के कुछ पहले भी शामिल हो चुके हैं, जिनका नाम अचल, अटल, अक्षर, अदम्य, ये सब है। नेक्स्ट है अनंत शस्त्र की खरीद। ये क्या है? अनंत शस्त्र है, मिसाइल है। इसमें क्या शामिल है? मिसाइलें शामिल हैं। मिसाइल में कौन सी है? क्यूआर सैम। जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसी का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या है? नया नाम कर दिया गया है। अब क्यूआर सैम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अनंत शस्त्र। तो सरकार हमारी नाम बदल के भी काम चलाती है, सो यहाँ पर नया नाम हो जाएगा इसका अनंत शस्त्र। किससे खरीदेंगे? खरीदने का समझौता हुआ है तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जो अनंत शस्त्र या क्यूआर सैम है, इसकी रेंज मात्र 30-40 किलोमीटर है, जो कम दूरी में बहुत ही लाभकारी है। प्लस डे नाइट कभी भी टारगेट दे सकते हो, मतलब रात और दिन काम करने में सक्षम है। निर्माण DRDO ने किया है। तो कहोगे BEL क्या करेगी? ये निर्माण करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेगा, विनिर्माण होता है। मतलब ये DRDO इसको टेक्नोलॉजी देगा और फिर ये लार्ज स्केल पर बनाएगा। तो ये हो गया अनंत शस्त्र, दैट इज नथिंग बट क्यूआर सैम। नेक्स्ट क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव। टेरिटोरियल काउंसिल BTC चुनाव, ये कहाँ है? बोडोलैंड। बोडोलैंड है असम में, तो वहीं पर है ये। असम का जो क्षेत्र है बोडोलैंड, वहाँ पर एक काउंसिल बनी है जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। इसमें कितनी सीटें हैं हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। तो 46 सीटें हैं, जिसमें से जो 6 सीटें हैं वो नामित हैं, मतलब गवर्नर नॉमिनेट करेगा। जैसे कि राज्यपाल राष्ट्रपति करता है कहाँ? राज्यसभा में, वैसे ही। और 40 सीटें जो हैं इन पर होता है चुनाव। और इसमें शामिल कितने जिले हैं? BTC में 5 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है?
एक सेट हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1A, इसको न्यूज में है। निर्माण आप जानते हैं इसके बारे में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान। निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है। इंजन हमने खरीदा है कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका की कंपनी कौन सी है? जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक, अभी क्या हुआ है कि इसका पहला जो तेजस है वो डिलीवर कर दिया गया है। 3-4 साल से देरी हो रही है, तो नासिक में पहली उड़ान भरी गई है तेजस मार्क 1A की। मतलब 3-4 साल पहले जो डिलीवर करना था HAL को, वो अब किया है, वही पहला। तो नासिक में पहली उड़ान इसने भरी है। देरी क्यों हो रही थी? क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इंजन सप्लाई नहीं किया है, इंजन आपूर्ति में देरी। अब कहा है इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने कि हम हर महीने 1-2 इंजन दे देंगे, 1-2 इंजन पर मंथ देने का वादा किया है। देते हैं तो बेहतर ही है। और ये 180 विमानों का समझौता हो ही रखा है एयरफोर्स के साथ में। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि कहाँ की जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, मिलिट्री में भी एयरफोर्स की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे अधिक पावरफुल है। वायुसेना के बारे में है। विश्व की वायुसेना के बारे में कहाँ की मिलिट्री पावरफुल है। तो सबसे शक्तिशाली वायुसेना कहाँ की है? सबसे शक्तिशाली है अमेरिका की। दूसरे नंबर पर आएगा रसिया, और तीसरे नंबर पर इंडिया। फिर चौथे नंबर पर चाइना है पावरफुल एयरफोर्स में। अब आया ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हो गई है। तो चर्चा क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की कहाँ से रवाना हुई है? एक्चुअल में ब्रह्मोस के निर्माण का कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। यहाँ से पहली खेप रवाना हुई है, इसलिए न्यूज में है। खेप मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रवाना हो गई। तो ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन की इकाई कहाँ है? लखनऊ में है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमें जानना आवश्यक है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पहले तो जाने कैसे रखा गया। तो 2 नदियां हैं, एक है ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है, प्लस रूस की नदी है एक मोस्कवा। इन्हीं नदी को मिलाकर इसका नाम बनाया गया। BRAH से ब्रह्मपुत्र, MOS से मोस्कवा। इनका ये मोस्कवा नदी कहाँ की है? ये रूस की नदी है। ये कहाँ की नदी है? इंडिया की नदी है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 देशों के सहयोग से बनी है। 2 देशों के सहयोग से ये मिसाइल बनाई जा रही है। और 2 देश कौन से हैं? भारत और रूस। प्लस और इसकी क्वालिटी क्या है ब्रह्मोस मिसाइल की? सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका मतलब इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? 2.8 के आसपास की रेंज है, 2.8 मैक।
क्योंकि सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं उनकी रेंज कितनी होती है, 1 से 5 तक। जो 5 से ज़्यादा होती है उसकी होती है, बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और इसकी अगर रेंज की बात करें, मारक क्षमता की, कितनी दूरी तक मार सकती है, 280 किलोमीटर तक है। और ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन भी बनाए जा रहे हैं जो जिसकी क्षमता और भी ज़्यादा होगी। इस तरह से हम लोग नेशनल का जो 2025 है वो पूरा ख़त्म करते हैं। इंटरनेशनल में हम लोग फिर आगे मिलेंगे, ठीक है। और नए साल पर हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी का पीटी का कोर्स, 2 या 3 जनवरी के आसपास से आपको मिलेगा। थैंक यू।